नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम एक नंबर पर बात करने वाले हैं, 90 और 91। ये कोई क्रिकेट स्कोर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो स्तर है जहां भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पहुंच गया है, एक रिकॉर्ड गिरावट। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस नंबर का असल में मतलब क्या है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी कहानी के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। कुछ बाजार के विश्लेषण हैं, कुछ आर्थिक सिद्धांत हैं और कुछ कुछ उन लोगों की कहानियां हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल पहले, कुछ ही महीनों में रुपए का 84 से आप सोचे 90-91 तक पहुंच जाना, मैक्रो लेवल पर मतलब देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको एक चेन रिएक्शन की तरह समझना होगा। सबसे पहली चोट, जो सबसे सीधी चोट है, वो हमारे आयात पर पड़ती है। आयात पर। हाँ, हमें ये याद रखना होगा कि भारत एक नेट आयातक देश है। मतलब हम जितना सामान दुनिया को बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा खरीदते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीजें हैं, एक तो कच्चा तेल और सोना। और सोना। बिल्कुल। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। तो जब रुपया कमजोर होता है तो हमें उसी एक बैरल तेल के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। ये तो समझ आता है, पर ये असर असल में कितना बड़ा है? मतलब आंकड़ों में अगर बात करें तो। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। एक विश्लेषण ये कहता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में सिर्फ ₹1 की गिरावट हो। सिर्फ 1 रुपया? हाँ, सिर्फ ₹1। उससे हमारे कुल आयात बिल पर साल भर में करीब करीब $15 बिलियन का अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। $15 बिलियन। ये तो बहुत बड़ी रकम है। मतलब हर बार जब रुपया 1 पॉइंट गिरता है तो देश पर हजारों करोड़ का एक अदृश्य कर्ज चढ़ जाता है। एकदम सही। और अगर हम सिर्फ कच्चे तेल की बात करें तो ₹1 की गिरावट से तेल कंपनियों का बोझ 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाता है। बाप रे। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? हमारा चालू खाता घाटा, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट, और बढ़ जाता है। हाँ, और भी चौड़ा हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो देश में डॉलर आ कम रहे हैं और जा ज्यादा रहे हैं। और यहीं से बात आ जाती है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पर, है ना, जिसे उधार ली हुई महंगाई भी कहते हैं। जब आयात महंगा तो सब कुछ महंगा। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाती है। तो फिर सब्जियों से लेकर हर चीज। और तो और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इनके ज्यादातर पार्ट्स भी तो बाहर से ही आते हैं ना। सही बात है। तो जब वो महंगे होते हैं तो फोन भी महंगा हो जाता है। एक अनुमान है कि रुपए में हर ₹1 की गिरावट महंगाई को 0.2 से 0.3% तक बढ़ा सकती है। ठीक है, तो असर तो बिल्कुल साफ है, पर ये हो क्यों रहा है? क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था की कोई अंदरूनी कमजोरी है या इसके तार कहीं और से जुड़े हैं? इसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। इस गिरावट का सबसे बड़ा वैश्विक कारण है अमेरिकी डॉलर का लगातार मजबूत होना। अच्छा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है। महंगाई से लड़ने के लिए। हाँ, महंगाई से लड़ने के लिए। तो इससे क्या होता है कि निवेशकों को अमेरिकी बाजारों में ज्यादा सुरक्षित और बेहतर रिटर्न दिखने लगता है। और फिर वो भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकाल कर अमेरिका में लगा देते हैं। इसी को हम FII आउटफ्लो कहते हैं, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जब ये विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs भारतीय शेयर बाजारों से अपना पैसा निकालते हैं तो वो क्या करते हैं? वो रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं ताकि पैसा वापस ले जा सकें। हाँ, इससे बाजार में रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है और डॉलर की मांग भी। नतीजा, रुपया कमजोर होता है। और आंकड़ा देखिए, 2025 में अब तक FIIs ने 1.48 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी बेची है। 1,48,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। और वैश्विक स्तर पर क्या कोई और भी कारण है? दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, जैसे रूस यूक्रेन का संघर्ष। जब भी दुनिया में ऐसी कोई बड़ी उथल-पुथल होती है तो निवेशक घबरा जाते हैं और वो सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। और डॉलर को सेफ हेवन करेंसी माना जाता है, तो सब अपनी अपनी करेंसी बेचकर डॉलर खरीदने लगते हैं। इससे डॉलर और मजबूत हो जाता है और बाकी मुद्राएं, जिसमें रुपया भी शामिल है, वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी बड़ी आर्थिक बातें, पर यहीं पर ये कहानी आंकड़ों से निकलकर बहुत से परिवारों के लिए निजी हो जाती है। हमारे स्रोत विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को खामोश शिकार कह रहे हैं। हाँ,
और ये इसका शायद सबसे सीधा और मानवीय असर है। 2024 में आप सोचिए, 7.5 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश गए। 7.5 लाख से ज्यादा? हाँ, और इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्यवर्गीय परिवारों से आता है, जो अक्सर एजुकेशन लोन पर निर्भर करते हैं। जी। उनके लिए रुपए की ये गिरावट एक तरह से एक अनकही फीस वृद्धि जैसी है। एक स्रोत में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक छात्रा संजना एम कुमार का उदाहरण है। उनके माता पिता हर महीने $1,500 भेजते हैं। जब डॉलर 83.5 रुपए का था तो ये करीब 1,25,000 रुपए होता था। अब 90 के रेट पर ये लगभग 1,35,000 रुपए हो गया है। मतलब सीधा सीधा 10,000 रुपए महीने का अतिरिक्त बोझ। हाँ, और उन्हें कैफे जाना, दोस्तों के साथ घूमना और कभी-कभी टैक्सी लेना बंद करना पड़ा है। छोटी छोटी चीजें। और ये तो सिर्फ महीने के खर्च की बात है। एजुकेशन लोन की समस्या तो और भी बड़ी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अबीर भट्टाचार्य जी, वो बताते हैं कि बैंक शुरुआती ट्यूशन फीस के आधार पर लोन मंजूर करते हैं। अच्छा, पहले साल की फीस पर? हाँ, लेकिन 4-5 साल के कोर्स में जब तक आखिरी फीस चुकाने की बारी आती है, रुपए की कीमत गिरने से कुल लागत लाखों में बढ़ जाती है। अगर इसे गणित में समझें तो? गणित बहुत सीधा है। मान लीजिए किसी की सेमेस्टर फीस $20,000 है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया सिर्फ 5 रुपए भी गिर गया तो उस एक सेमेस्टर की फीस पर सीधा 1 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ। 1 लाख रुपए का। और एक कोर्स में ऐसे 8 सेमेस्टर होते हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये बोझ कितना बड़ा हो जाता है। ये तो एक दुस्वप्न जैसा है। तो ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई क्या कर रहा है? क्या वो कुछ कर सकता है इसे रोकने के लिए? आरबीआई की भूमिका बहुत बहुत अहम है। भारत में पूरी तरह से फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नहीं है, ये समझना जरूरी है। हमारे पास एक मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम है। मैनेज्ड फ्लोट? हाँ, जिसे कुछ लोग मजाक में डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। डर्टी फ्लोट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आरबीआई रुपए का कोई एक स्तर तय नहीं करता, लेकिन जब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा और बहुत तेज होता है तो वो बाजार में हस्तक्षेप करता है। और ये हस्तक्षेप वो कैसे करता है? आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है। जब बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो रुपए पर जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। अच्छा। और रुपया थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन इस हस्तक्षेप की एक कीमत है। और वो कीमत क्या है? कीमत यह है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च हो रहा है। पिछले 3 महीनों में ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $705 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर से घटकर $635 बिलियन पर आ गया है। $70 बिलियन की गिरावट? हाँ, $70 बिलियन की। एक अनुमान यह भी है कि अगर आरबीआई ने यह हस्तक्षेप न किया होता तो रुपया शायद 4% और गिर गया होता। तो ये तो आरबीआई के लिए एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने जैसा है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। अगर वो रुपए को संभालने और महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो इससे देश की आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है। बिल्कुल, यही विकास बनाम महंगाई की क्लासिक दुविधा है। ब्याज दरें बढ़ाने से कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे निवेश और रोजगार पर असर पड़ सकता है। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो महंगाई और रुपये की गिरावट का एक दुष्चक्र बन सकता है। इसीलिए आरबीआई सिर्फ डॉलर ही नहीं बेच रहा, बल्कि लिक्विडिटी को संभालने के लिए फॉरेक्स स्वैप जैसे दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका सार क्या है? एक तरफ वैश्विक दबाव में फंसी हमारी मुद्रा है, दूसरी तरफ आरबीआई जो एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, और इन सब के बीच वो परिवार हैं जिन पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। हाँ, खासकर वो परिवार जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। ये कहानी अरबों डॉलर की राष्ट्रीय बही खाते में भी है और न्यूयॉर्क में एक छात्र के छोटे छोटे त्याग में भी। और ये भी जरूरी है कि जहां गिरावट से निर्यातकों को कुछ फायदा होता है, हाँ होता है, वहीं भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरतों के लिए आयात पर इतना ज्यादा निर्भर है, इसका कुल मिलाकर असर तो चुनौतीपूर्ण ही रहता है। बिल्कुल, खासकर आयातित महंगाई के कारण वो फायदा इस बड़े नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता। आज की इस चर्चा ने हमें मौजूदा संकट के कई पहलू दिखाए, लेकिन भविष्य के बारे में सोचते हुए एक दिलचस्प सवाल उठता है। एक स्रोत में जिक्र है कि लंबे समय में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का प्रभुत्व कुछ कम हो रहा है। हाँ, ये बात चल रही है। और युआन जैसी मुद्राएं अपनी जगह बना रही हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है, रुपये को डॉलर के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा। इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में सच्ची मौद्रिक स्वतंत्रता आखिर दिखती कैसी है?